डियर चिल्ड्रन, आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फैक्ट इस चैप्टर में यू विल कम टू नो हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ये इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक ऐसे टॉपिक से होती है कि भाई इलेक्शंस की क्या आवश्यकता है और इसकी क्या यूटिलिटी है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। फर्दर आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्टोरल कंपटीशन जो होती है वो डिफरेंट पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच होती है जो पीपल को सर्व कर रहे होते हैं। सो द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू ट्राई टू कन्वेज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी में होता ही होता है। लगभग 100 से ज़्यादा देश और राष्ट्र हैं इस वर्ल्ड में जहां इलेक्शंस लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होता है। ये जो तो मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और साथ ही साथ जब कभी भी इसकी आवश्यकता होती है उसमें वो परिवर्तन ला सकते हैं, इसे ही हम बेसिकली इलेक्शन कहते हैं। तो इस इलेक्शन में जो चॉइसेस होते हैं वो कौन बनाते हैं? स्पेशली इलेक्शन में चॉइसेस बनाने वाले लोग जो होते हैं उन्हें हम वोटर्स के नाम से जानते हैं। वोटर्स क्या कर सकते हैं? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो स्वयं से परिवर्तन ला सकते हैं ये सोच करके कि भाई ये लॉ कौन बनाएगा। वोटर्स कैन ऑल्सो चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, एंड फाइनली दे कैन ऑल्सो चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इलेक्शन की प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है। अब आप समझने की कोशिश करें कि ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेटिक किस प्रकार बन गया। तो हमें ये पता चलता है कि जो मिनिमम कंडीशंस है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, द क्राइटेरिया विच हेल्प मेकिंग एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसमें सबसे पहली बात होती है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 2, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्री होने चाहिए कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन को, और इनके द्वारा कुछ रियल चॉइस टू द वोटर्स भी ऑफर किए जाने चाहिए। नंबर 3, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ एवरी फ्यू ईयर्स। लाइक हमारे कंट्री में जो इलेक्शन है 5 वर्षों की अवधि के बाद होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वोटर्स को ये राइट दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनें, और जो कैंडिडेट चुने गए हैं उनके द्वारा एक मैनिफेस्टो बनता है। वोटर्स को एक रियल चॉइस दी जाती है कि आप मुझे ही अपना रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों चुने। इस प्रकार एक शॉर्ट इंटरवल्स पर इलेक्शन का होना ज़रूरी हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब जो भी प्रेफरेंसेस लोगों की आई है उनका इलेक्शन हो जाता है। And finally, the fifth point says that elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. तात्पर्य क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन पीपल के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर इलेक्ट करने की प्रक्रिया है। अब हम चलें इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि क्या इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? पॉलिटिक्स में कंपटीशन का होना क्या ये एक अच्छी बात है? तो हम अब ये समझेंगे कि इलेक्शंस बेसिकली आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन ओनली। इस कंपटीशन में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वैरायटीज़ ऑफ फॉर्म्स सामने निकल कर आते हैं। कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर एक फॉर्म होता है जिसमें कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स होते हैं। अब आगे चलकर हम ये देखने की कोशिश करें कि भाई कौन से ऐसे कारण हैं जो पॉलिटिकल कंपटीशन एज बीइंग गुड फॉर पीपल को सपोर्ट करती है। तो इन कारणों में सबसे पहला कारण है रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो होती है, दैट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स।
दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती है कि अगर उन्होंने कोई इशू रेज किया जो पीपल चाहते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी और चांसेस ऑफ विक्ट्री इंक्रीज कर जाती है नए इलेक्शन में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, तो पॉसिबिलिटी लाइज कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाएं, उनको कोई स्थान ना मिले, उन्हें कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए तैयार ना हो, पीपल्स वोट ना मिले। तीसरा कारण, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू बी इन पावर, डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल पावर में आना चाहते हैं और इसलिए भी आप इलेक्ट होकर आ गए हैं, बावजूद इसके आपको लोगों को सर्व तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चलें इससे आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो है क्या। इलेक्शंस हमारे भारतवर्ष में लोकसभा और विधानसभा रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years हुआ करता है। आफ्टर 5 years वो जो टर्म ख़त्म हो जाती है सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की वो, और फिर एक फ्रेश इलेक्शन होता है जिसमें नए कैंडिडेट्स उभर कर सामने आते हैं या पुराने जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, पीपल को सर्व किया हो, फिर से इलेक्ट होकर के पावर में आते हैं। तो इलेक्शंस हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, वी कॉल इट अ जनरल इलेक्शन। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी, जो शायद किसी के मर जाने से या कोई रेजिग्नेशन से उत्पन्न हुआ हो। इसको हम बाय इलेक्शन कहते हैं। जब अचानक से कोई कंस्टिट्यूएंसी में कोई सीट खाली हो गई, उस वैकेंट सीट को भरने के लिए जो इलेक्शन होता है उसे हम बाय इलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या? इंडिया बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। अब इसे ही हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। जो वोटर उस एरिया में रहते हैं वहाँ से वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं पहले, और उसके बाद उन्हें इलेक्शंस के लिए प्रेरित करते हैं, आगे भेजते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के नाम से जानते हैं। ये 543 सीट्स जो लोकसभा के लिए इलेक्शंस में वेकेंट होते हैं, वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आते हैं। इन्हें हम फिर से याद करें, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के नाम से जानते हैं। अब दूसरा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस केस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या MLA के नाम से जानते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है पंचायत के लिए भी और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी। हर विलेज या टाउन में डिवाइड किया जाता है, वार्ड्स बनाए जाते हैं। आप भी अपने शहर में देखते होंगे कि आपका जो रहने का स्थान है, निवास स्थान है, वो किसी वार्ड नंबर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये जो वार्ड्स बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ही लेवल विलेज और लेवल टाउन पर होता है। ईच वार्ड अगेन इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। और कभी कभी देखा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सीट के तौर पर काउंट होते हैं, जैसे फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स 1 सीट इन द असेंबली। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप होती हैं और उनसे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब चलें हम देखें जरा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे होते हैं भारतवर्ष में जिसे हम रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं। किन के लिए होता है? These constituencies are there reserved for the people who belong to the scheduled castes and the scheduled tribes. लोकसभा इलेक्शन में ऐसे 84 सीट्स रिजर्व किए गए हैं जिसमें SC को यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को 47 हैं और बचे हुए सीट शेड्यूल्ड ट्राइब को दिए जाते हैं। अब इसको और विस्तार से समझें हम। इन शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी
only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. कोई दूसरी जाति के लोग खड़े नहीं हो सकते हैं. इसी प्रकार only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency which has been reserved for scheduled tribes. कई स्टेट्स में ये जो सीट्स होते हैं जो रूरल पंचायत की होती है और अर्बन जिसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस के नाम से जानते हैं वो लोकल बॉडीज़ कहलाते हैं. वो अब रिज़र्व कर दिए गए हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसीजर में ओबीसी के नाम से जानते हैं. और विमेन कैंडिडेट्स को भी इनमें प्राथमिकता अब दी जाने लगी हैं. अब देखिए इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है. लेकिन अब जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उन्हें जिताने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें हम वोटर्स के नाम से जानते हैं. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स प्रिपेयर किया जाता है. वो इलेक्शन होने के काफ़ी पहले प्रिपेयर होता है, विच इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट. अब ये वोटर्स लिस्ट जब बन जाता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे नाम उसमें इनपुट के तौर पर डालें एलिजिबल वोटर्स के जिन्हें वोट देने का अधिकार मिला है. द वोटर्स बेसिकली आर रिक्वायर्ड टू कैरी, उनको एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी दी जाती है, उसको EPIC कहते हैं, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. जब वो बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए उसे लेकर जाना पड़ता है उस सेंटर पर जहाँ पर वोटिंग हो रही होती है. और कई बार ऐसा भी होता है कि कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग, क्योंकि जो वोटर्स है कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी, लाइक राशन कार्ड दिखाकर या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके भी वो वोट दे सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि उनका नाम उस वोटर्स लिस्ट में होना ज़रूरी है. अब ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है. वोटर्स तो तैयार हो गए, कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन होती है जो इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं. उनके लिए एक एसेंशियल क्राइटेरिया डिफाइन होता है. एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस. कैंडिडेट को कम से कम 25 वर्ष का होना ज़रूरी है. एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू fill out a nomination form and give some money as the security deposit. ऐसे कैंडिडेट को लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ता है और फुल डिटेल्स देनी पड़ती है 3 प्रमुख मुद्दों के बारे में. नंबर 1 कि क्या उनके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं. नंबर 2 उनके पास कितने एसेट्स हैं या क्या लायबिलिटीज़ हैं उनकी फैमिली की. नंबर 3 उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. ये 3 पॉइंट्स को उन्हें डिक्लेरेशन के तौर पर देना पड़ता है और तभी इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर पब्लिक को बताया जाता है कि वोटर कैन मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. कि हाँ ये जो आपके कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है, इनके ये 3 लीगल डिक्लेरेशंस है. इसको समझने के बाद पब्लिक जो वोटर्स होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं वोट देने के लिए. अब वोटर्स लिस्ट भी तैयार है, कैंडिडेट्स भी तैयार है. भारतवर्ष में कैंपेन करने की छूट दी जाती है कि आप अपने आइडेंटिटी को प्रोपगेट करें, पब्लिक के बीच ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट मिले इसके लिए आप अपना प्रचार और प्रसार करें. तो इसे हम एक इलेक्शन कैंपेन के कैटेगरी में रखकर समझने की कोशिश करते हैं. इलेक्शन कैंपेन है क्या? बेसिकली ये कंडक्ट होता है टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन टर्न कौन सी पार्टी एक बेटर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है. भारतवर्ष में इलेक्शन कैंपेन 2 सप्ताह के पीरियड के लिए बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग, इन दोनों जो डेट्स हैं इन दोनों के बीच में 2 सप्ताह के लिए यह छूट मिलती है अपने कैंडिडेट्स को कि वो जाकर अपनी आइडेंटिटी को प्रोपगेट करें. वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं और उन्हें वोट क्यों चाहिए, उनके मैनिफेस्टो क्या है, वो पब्लिक के लिए क्या क्या करेंगे, वो कैंपेन करने की उनको छूट मिलती है. इस पीरियड के दरमियान कैंडिडेट अपने वोटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर अपना इलेक्शन मीटिंग्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ मोबिलाइज करते हैं सपोर्टर्स के थ्रू
एक जगह से दूसरी जगह प्रचार प्रसार शुरू होता है. Some of the successful slogans given by different political parties in various elections are there, which we need to understand today, dear children. उनमें से एक होता है Save Democracy, Land to the Tiller, Protect the Self-Respect of the Telugus. According to India's election law, no party or candidate can do these 5 things. No party or candidate can do these 4 things. ब्राइब नहीं कर सकते, वो वोटर्स को थ्रेटन नहीं कर सकते. नंबर 2, अपील कर सकते हैं इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए. और 25 लाख किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा इलेक्शन के लिए और 10 लाख किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शन के लिए खर्च कर सकते हैं. इन 4 शर्तों के साथ ही वो अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करता है, their election can be rejected by the court. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. इसके अनुसार no party or candidate can use any place of worship for election propaganda. No party or candidate can use government vehicles, aircraft and officials for elections. And no party can, once elections are announced, ministers shall not lay any foundation stones of any project, take any big policy decision or make any promise of providing public facilities. तो ये प्रतिबंध उनके ऊपर रहता है. ये कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे पालन करना प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव का कर्तव्य है, तभी वो फेयर पोलिंग में आ सकते हैं. अब पोलिंग क्या है? वोटिंग जिस दिन होता है उसे हम पोलिंग कहते हैं, एंड उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे आप काउंटिंग ऑफ वोट्स कहते हैं. जिस दिन वोटर्स पोल कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं या पोल करते हैं, उनके वोट को इलेक्शन डे के तौर पर देखा जाता है. द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर. क्या होता है? हर एक व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो नियर बाय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट कास्ट करते हैं. एक बार वोटर अंदर चले गए बूथ पर, इलेक्शन ऑफिशियल्स ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और एक मार्क बना दिया उनके फिंगर पर, तो उनको परमिशन होता है कि वो अपना वोट कास्ट कर दें. तीसरा, एक एजेंट ईच कैंडिडेट का होता है जो वहाँ पर बैठा होता है अंदर पोलिंग बूथ पर, और वो इंश्योर करता है कि वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे. तो एक पोलिंग एजेंट भी नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है टू इंश्योर अ फेयर इलेक्शन टेकिंग प्लेस ऑन ईच एंड एवरी बूथ चोजन फॉर द डे ऑफ कास्टिंग द वोट. एक बैलेट पेपर होता है. अब तो बैलेट पेपर की प्रथा खत्म हो गई है. पहले हुआ करती थी, उसमें एक शीट ऑफ पेपर जिसमें सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के नाम हुआ करते थे, पार्टी का नाम हुआ करता था और उनके सिंबल्स लिस्टेड होते थे. लोग उस पर मुहर लगा करके वोटिंग किया करते थे. लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम इस्तेमाल होने लगा है उनके वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए. इसलिए अब इस प्रक्रिया में सिर्फ ईवीएम पे जाकर उस बटन को दबाना पड़ता है जिस बटन के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटर अपना वोट देना चाहते हैं. अब इस ईवीएम में होता क्या है? इस मशीन में इट शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स. The voter has to just press the button against the name of the candidate he or she wants to give his or her vote to. Once the polling is over, ये सारे EVM सील होते हैं and they are taken to a secure place. और कुछ दिनों के बाद ये सारे EVM को ओपन किया जाता है और जितने वोट सिक्योर किए गए हैं इसमें ईच कैंडिडेट के अगेंस्ट उनको काउंट किया जाता है. फाइनली जो कैंडिडेट इस ईवीएम में सिक्योर किए गए वोट्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिनको मिलती है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है. अब आगे की समझदारी हमें लेनी है कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक किस करके हो गई और इसकी आवश्यकता तो हमने देखी, यूटिलिटी देखा. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक इंडिया में इलेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है.
इसके कई कारण हैं। पहला तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यहाँ है। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ पावर्स। क्या क्या पावर्स हैं उनके, जरा इनको देखें हम। नंबर 1, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, he or she can take decision on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of results। देखिए इनका पावर बहुत इमेंस होता है। दूसरा, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it as per the law। तीसरा, during the election period ये जो EC होते हैं, it can order the government to follow some guidelines to prevent the use and misuse of government power or to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials। ये कुछ भी नहीं कर सकते, उन पर इनका प्रतिबंध होता है। और चौथी बात होती है, when on election duty government officers work under the control of the election commissioner and not the government। Remember, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमिश्नर की बात को ही मानकर आगे करते हैं। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इलेक्शन इन इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक। अब दूसरा रीज़न, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई दिस इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक इन इंडिया। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। होता क्या है, द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी चेक बाई सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज मेजर्ड बाई वोटर टर्नआउट फिगर्स। अब टर्नआउट क्या इंडिकेट करता है, द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स जिन्होंने एक्चुअली वोट कास्ट किया है। भारतवर्ष में जो पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनके वोट लार्जर प्रोपोर्शन में आते हैं एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। ये एक प्रथा है, शुरू से ऐसी चलती आ रही है। दूसरा, कॉमन पीपल जो भारतवर्ष के होते हैं उनको ये सोच आती है कि थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। और तीसरा, जो इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स होता है इलेक्शन में, रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनका ओवर द ईयर्स काफ़ी इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया। अब तीसरे पॉइंट को समझिए, व्हाई इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक इन इंडिया। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो कोई भी कंटेस्ट हो रहा होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस इलेक्शन में, उनका जब इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा सिलेक्शन हो जाता है, वो इलेक्ट होकर जब आ जाते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के तौर पर। इस प्रकार एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम इज अनदर रीज़न व्हाई इलेक्शन इन इंडिया इज टर्म्ड डेमोक्रेटिक। होता क्या है, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। यूएस में ये एन इंक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेज एन इलेक्शन, लेकिन इंडिया में अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूज इलेक्शंस। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, जो बाई वोट की थ्योरी अडॉप्ट करते हैं कि वोट्स को खरीद लेना है, एंड दोज विथ नोन क्रिमिनल कनेक्शंस, मोस्टली दे lose the elections. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes जो हैं normally and usually accept कर लिए जाते हैं by the people's verdict in our own country। इस करके हम इसे समझते हैं कि भारतवर्ष में इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक है। लेकिन इलेक्शन जब होती है तो उसके कई चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं कि आप फ्री और फेयर इलेक्शंस कैसे करवाएंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चलिए अब हम लास्टली इसे समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के क्या चैलेंजेस हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्शंस भारतवर्ष का एक बेसिक नीड है और नॉर्मली ये फ्री और फेयर ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दैट दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ लिमिटेशंस हैं कई जगहों के, कुछ चैलेंजेस हैं इंडियन इलेक्शंस के। ज़रा हम इन्हें समझने की कोशिश करें एक एक करके। पहला जो चैलेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी, दे एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। नंबर 2 कॉन्स्टेंट क्या है, कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शंस have been able to push others out of the electoral race
and to secure a ticket from major parties. Number 3, tickets are distributed to relatives from their families. Number 4, elections offer little choice to ordinary citizens as major parties are quite similar to each other both in policies and practice. And fifth and the last point is that smaller parties and independent candidates ये सफ़र करते हैं कि ह्यूज डिसएडवांटेज को एज़ कम्पेयर टू बिगर पार्टीज। तो ये सारे चैलेंजेस हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। अब इस प्रकार हमने इस चैप्टर में पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को समझा है। इलेक्शंस जो हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारी कंट्री के लिए, इसे समझा है, इनकी प्रक्रियाओं को समझते हुए इनके चैलेंजेस को समझा है। एंड विद दिस वी होप that this audio will help you in your studies. Stay tuned for more such audios on YouTube with DNA Education.